आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम से साउंड टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करें। द प्रॉम्प्ट्स ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क ओरिजिनली इन यूनिसॉन विथ ए फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 260 साइकिल पर सेकेंड आर फाइल मतलब रेतना, मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ाना। The prompts of a tuning fork originally in unison with a fork of frequency 260 cycle per second are filled. This fork now produce 4 beats per second when sounded together. जब दोनों मिलते हैं तो 4 बीट पर सेकेंड देते हैं। What is now the frequency of the fork? अब चूंकि 4 बीट पर सेकेंड देते हैं, 260 साइकिल पर सेकेंड है, तो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड कैसे निकलता है? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो 260 है, या तो 256 होगा तो 264 होगा, लेकिन लिखा है यहाँ फाइल किया गया है। फाइल क्या मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। टेंसर हमारा क्या 264, 260 तो यही है, 260 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड यहाँ एक ही चीज है, और 4 बीट पर सेकेंड सुनाई देना चाहिए। तो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड बराबर क्या होता है? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो 260 है, 264 होगा, तो अंतर कितना का होगा? 4 बीट पर सेकेंड का। और चूंकि फाइल किया गया है तो 4 बढ़ेगा, 260 प्लस 4 15। A tuning fork of frequency 280 cycle per second is sounded with another tuning fork and they together produce 6 बीट पर सेकेंड। 280 वाला है और 6 बीट पर सेकेंड, मतलब 286 या 274, 6 बीट पर सेकेंड। द प्रॉम्प्ट्स ऑफ द फर्स्ट फॉर्क आर फाइल। पहला को फाइल किया गया। फाइल किया गया मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया। देन नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इज 4, तब 4 बीट सुनाई दी। ये हो गया 5, ये हो गया 4। इधर तो 4 सुनाई देगा नहीं, इधर तो हो जाएगा 7, 6 के बाद ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये बढ़ते चला जाएगा। तो 4 कहाँ सुनाई देगा? 286 के साथ। टेंसर होगा 286 साइकिल पर सेकेंड। इन द एबव 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो 16 में सवाल है इसी में आंसर हो गया कि 4 कब सुनाई देगा? जब 286 रहेगा और इसको फाइल करेंगे तो कभी 4 बीट भी सुनाई देगा। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड फॉर्क if number of beats produced per second becomes 8। 8 के लिए 274, 8 किधर आएगा? 274 में। बी में नो द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड रिमेन्स द सेम। सेम बीट सुनाई देना चाहिए। देखिए इसकी भी सेम बीट सुनाई देना शुरू हो जाएगा। सेम बीट सुनाई देना शुरू हो गया। 1 1 2 2, अब 3 3, सेम बीट सुनाई देगी। तो आंसर होगा 286। और तीसरा नॉट ए सिंगल बीट इज हियर, एक भी बीट सुनाई नहीं देना चाहिए। यहाँ देखिए 0 बीट सुनाई दे रहा है, इसका भी आंसर होगा 286। नंबर कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है गैस में, in which two waves of wavelength 100 cm and 100 cm produce 4 बीट पर सेकेंड। एक 100 सेंटीमीटर वेव वाला वेवलेंथ वाला, एक 100 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाला 4 बीट पर सेकेंड। 4 बीट पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर। तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा। तो v बाई लैम्डा 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, और 101 सेंटीमीटर का मतलब 1.01 मीटर। v बाई लैम्डा और v बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी का अंतर बराबर 4।
4 बीट पर सेकंड सुनाई देना चाहिए। यहाँ से भी का मान निकल जाएगा 1.01 माइनस 1 इंटू भी बटा 1.01 बराबर 4। तो भी बराबर 4.04 बटा 0.01 बराबर 404 मीटर पर सेकेंड 18 नंबर में। टू प्रोग्रेसिव वेव आर प्रोड्यूसिंग बीट्स। दो प्रोग्रेसिव वेव जिसका फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा अंतर रहता है, जब वो दोनों आपस में प्रोपेगेट्स करते हैं, आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, तभी तो बीट्स बनते हैं। दोनों पढ़े बीट्स में कि दो प्रोग्रेसिव वेव होते हैं, खाली दोनों का फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। जब वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा सुनाई देते हैं। दो लगातार मैक्सिमा, दो लगातार मिनिमा को बोलते हैं एक बीट। तो लिखा हुआ है कि टू प्रोग्रेसिव वेव आर प्रोड्यूसिंग बीट्स। दो प्रोग्रेसिव वेव आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो बीट बनता है, बीट्स पैदा होते हैं। इफ इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम लॉर्डनेस क्या है? मैक्सिमम लॉर्डनेस होता है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लॉर्डनेस क्या है? लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम लॉर्डनेस एट द वैक्सिंग इज m टाइम्स द लॉर्डनेस ऑफ ईच वेव। ईच वेव का जो लॉर्डनेस है, मैंने लॉर्डनेस से बेसिकली डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी पर। तो सिंगल वेव का इंटेंसिटी अगर आई है, मैं मान लो कि जो दो प्रोग्रेसिव वेव है जो आपस में सुपर इम्पोज करके बीट्स पैदा कर रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड a है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2a। दो प्रोग्रेसिव वेव a sin ओमेगा 1t, I sin ओमेगा 2t। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना चाहिए ना। ओमेगा 1t प्लस के एक्स प्लस 5 और ओमेगा 2t प्लस के एक्स प्लस 5। दो प्रोग्रेसिव जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अलग अलग थोड़ा। वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो बीट्स बनते हैं, बीट्स पैदा होते हैं। तो इसका भी एम्पलीट्यूड और फिर दूसरे का भी एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। तो मैक्सिमम कितना होता है? 2a। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? इंटेंसिटी बराबर 4a स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ये जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम 4a स्क्वायर। ऐसे देखा जाए सिंगल बीट का इंटेंसिटी तो होगा डेट इक्वल टू a स्क्वायर। तो i बराबर k स्क्वायर है, i बराबर 4k स्क्वायर, मैंने 2a का स्क्वायर। इंटेंसिटी समानुपाती क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो देख लीजिए इसका एम्पलीट्यूड आया 4k स्क्वायर, इसका a k स्क्वायर। तो इससे क्या गुना जाता है? 4 गुना। और लॉर्डनेस किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। तो लिखा हो कि द प्रोग्रेसिव वेव आर प्रोड्यूसिंग बीट्स। दो प्रोग्रेसिव वेव में क्या बना रहे हैं? बीट्स पैदा कर रहे हैं। If it is found that the maximum loudness at the waxing is m times the loudness of each wave, each wave के loudness से इसका loudness m गुना ज्यादा है, तो m का मान क्या है? तो loudness चूंकि डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी पर, इसका इंटेंसिटी k स्क्वायर और मैक्सिमम वाला का 4k स्क्वायर, तो 4 गुना ज्यादा। 19 नंबर। The equation given below represented a stationary wave। एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया गया है। y बराबर 4 cos पाई x बाई 3 और साइन 40 पाई t। एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। स्टेशनरी वेव में क्या होता है? यहाँ पर 2a। स्टेशनरी वेव की इक्वेशन में क्या लिखा था? 2a cos kx sin ओमेगा t, इसे लिखा था। तो 2a हो गया 4, तो a बराबर 2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में। अच्छा, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ निकालना। वेवलेंथ मैंने x का गुना k
के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बराबर 6। और निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो यहां से ओमेगा बराबर 40 पाई, तो 2 पाई बाई टी बराबर 40 पाई, तो टी बराबर 1/20, तो वेलोसिटी v बराबर लैम्डा बाई टी, v बराबर लैम्डा बाई टी 6/1/20 बराबर 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन द क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, दो लगातार नोड के बीच की दूरी कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो 20 नंबर सवाल का आंसर इसी में, लैम्डा बाई 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी कितना होता है, लैम्डा बाई 2। अगला सवाल 21, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, एक स्टेशनरी वेव है, y बराबर 6 साइन पाई x बाई 3 कॉस 40 पाई t। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a बराबर 6, a बराबर 3, यहां पर लिखा है 2a, एम्पलीट्यूड हो गया। फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 40 पाई, 2 पाई न्यू बराबर 40 पाई, न्यू बराबर 20, फ्रीक्वेंसी 20। वेवलेंथ के बराबर पाई बाई 3, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर पाई बाई 3, इसलिए लैम्डा बराबर 6। और वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी v बराबर लैम्डा बाई टी, मैंने लैम्डा गुने फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मान 6, फ्रीक्वेंसी का मान 20, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। 22 नंबर which of the following two pairs of equation given below will produce, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है जैसे कि y बराबर a cos 2 पाई n1t, y बराबर a cos 2 पाई n2t, y बराबर a cos 2 पाई n1t प्लस पाई बाई 2, और चौथा दिया हुआ है y बराबर a cos 2 पाई n1t माइनस पाई बाई 2। करा इसमें से बताइए कौन कौन सा इक्वेशन बीट्स देगा, कौन कौन सा इक्वेशन मिलकर के बीट देगा। तो जब बीट्स हम लोग निकालते हैं तो हम दो प्रोग्रेसिव वेव को आपस में सुपर इम्पोज कराते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो इस वेव का देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज है n1 n2। तो बीट देने में कौन कौन काम आएंगे, बीट्स पैदा करने में कौन कौन वेव का सुपर इम्पोजिशन कराया जाएगा, पहला और दूसरा का। तो पहला का आंसर आएगा ए में लिखा है बीट्स, तो बीट्स का आंसर आएगा 1 and 2। 1 and 2 वेव मिल करके जब आपस में मिलेंगे सुपर इम्पोज करेंगे तो बीट्स पैदा करेंगे। दूसरा में लिखा है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस थोड़ा होना चाहिए बस। तो इसमें देखिए a cos 2 पाई n2t और ये है आपका a cos 2 पाई n1t प्लस पाई बाई 2। तो ये दोनों में क्या देंगे हम लोग को, इंटरफेरेंस। ये दोनों में क्या देंगे, इंटरफेरेंस। तो एक और तीन, हाँ एक और तीन, तो यहाँ तो गड़बड़ा जाएगा ना, n2 यहाँ n1 हो जाएगा। तो एक और तीन मिलके देंगे इंटरफेरेंस, 2 और 3 में, क्योंकि यहाँ n2 हो जाएगा फिर यहाँ n1 हो जाएगा। फेज अंतर होना चाहिए सिर्फ, ये दोनों देखिए सिर्फ फेज का अंतर है। बिट्स होने के लिए दो वेव में फ्रीक्वेंसी का अंतर होना चाहिए,
इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव में सिर्फ फेज का अंतर होना चाहिए। देखिए इसमें क्या अंतर है, फेज का। π/2 फेज में क्या है, आगे है। तो इंटरफेरेंस में आंसर होगा 1 and 3, 1 and 3, 2 and 3 नहीं, यहाँ n2 है, यहाँ n1 है। गौड़ है फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए सेम है, सिर्फ फेज में अंतर है, इंटरफेरेंस पैदा करे। स्टेशनरी वेव के लिए कौन हो जाएगा, 3 और 4, ये सही आंसर, 3 और 4 देख लीजिए। स्टेशनरी वेव के लिए क्या होता है, एक तरफ से वेव जाता था फिर रिफ्लेक्ट होकर उधर से आता था उसी पर, तो स्टेशनरी वेव देखिए वही काम है। प्लस π/2 था, ये हो गया माइनस π/2, गया होगा लौट के उधर से आया होगा। तो ये जो दोनों क्या देंगे हम लोग को, स्टेशनरी वेव देंगे। स्टेशनरी वेव कौन देंगे, 3 और 4, ये 3 तक दोनों पढ़ना ही होता है। इंटरफेरेंस पढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडिंग वेव पढ़ते हैं और बिट्स पढ़ते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या पढ़ते हैं कि दो वेव सुपर इंपोज करते हैं जिनमें फेज डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब सेम रहे। बिट्स में है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होना चाहिए बस, और कुछ होता नहीं उसमें। और स्टैंडिंग वेव में क्या था कि एक मतलब एक तरफ से जाते थे फिर उधर से रिफ्लेक्ट होकर जाते थे, तो एम्पलीट्यूड वही मतलब फ्रीक्वेंसी वही, सिर्फ फेज में खाए जस्ट अपोजिट रहता था कि प्लस π/2 तो माइनस π/2, तो दोनों मिलकर क्या देंगे हम लोग को, स्टेशनरी वेव। ये हो गया आपका 22। बस पहचानना था कि कौन कौन वेव आपस में मिलकर के इंटरफेरेंस देंगे, कौन दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो बीट्स पैदा होगा, कौन दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो स्टैंडिंग वेव पैदा होगा। करेक्ट, 2 वेव इक्वेशन आर गिवन बिलो। दो इक्वेशन दिया गया है, y1 बराबर a cos 2 पाई n1t प्लस एक्स वाई लैम्डा 1 और y2 बराबर a cos 2 पाई n1t प्लस एक्स वाई लैम्डा 1 प्लस पाई रेस्पेक्टिवली। कराएंगे 2 वेव इक्वेशन इतना ही चलर। व्हाट विल हैपन इफ दे आर सुपर इम्पोज अपॉन ईच अदर। कराएंगे क्या होगा जब ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, बोले दोनों में सिर्फ अंतर है फेज का। दोनों में अंतर है किस चीज का, फेज का, ये बात तो सही है। फिर फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है तो क्या पैदा होता है, बीट्स। फेज में अंतर होता है तो क्या पैदा होता है, इंटरफेरेंस। अभी देखे थे हमने 22 नंबर सवाल में। और स्टैंडिंग वेव होने के लिए फेज जस्ट अपोजिट होना चाहिए, दोनों वेव का फेज जस्ट अपोजिट होना चाहिए, दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो स्टैंडिंग वेव पैदा होगा। तो इसमें क्या अंतर है, सिर्फ दोनों का फेज में अंतर है, तो क्या देंगे, इंटरफेरेंस। अच्छा, उसमें भी इंटरफेरेंस में फेज कितना अंतर है, बोले पाई का। फेज कितना अंतर है, पाई का। मतलब कौन इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो फेज डिफरेंस 0 हो, या तो 2 पाई, या तो 4 पाई, या तो 6 पाई, ये होता है कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस। मैंने पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे हो। और अगर पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे आएगा तो क्या देगा, डिस्ट्रक्टिव। इसमें होना चाहिए ना, कंस्ट्रक्टिव में क्या होना चाहिए, लैम्डा मैंने पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा। इसमें होना चाहिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो देख लो इसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा गुने पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा गुने पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बराबर फेज डिफरेंस गुने लैम्डा बटे 2 पाई। पाथ डिफरेंस बराबर फेज डिफरेंस अब गुने लैम्डा बटा 2 पाई। तो फेज डिफरेंस अगर ये सब रहेगा 2 पाई 4 पाई, तो ये आपका 2 पाई रहेगा चाहे 4 पाई, तो इंटीजर कटेंगे तो आएगा n लैम्डा, मतलब कंस्ट्रक्टिव। और अगर पाथ डिफरेंस बराबर ये सब मान देंगे, ये सब कितना लिखा है, ये सब लिखा है 2n + 1 पाई अब गुने लैम्डा बटा 2 पाई, तो आ गया 2n + 1 लैम्डा बाई 2। और आपको पता है कि जब पाथ डिफरेंस इतना होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और पाथ डिफरेंस इतना होगा तो डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये दोनों इंटरफेरेंस तो देंगे लेकिन उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे।
क्योंकि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 2n मैंने आपका पाई 3 पाई 5 पाई आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव देगा, क्योंकि फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2। हम लोग पढ़े कि कंस्ट्रक्टिव देता है n लैम्डा पर और डिस्ट्रक्टिव 2n + 1 लैम्डा बाई 2 पर। या तो फेज की भाषा में बोलो तो कंस्ट्रक्टिव देता है कितना पर 2n पाई आई 2n + 1 पाई पर, डिस्ट्रक्टिव देगा ये। क्वेश्चन नंबर 24, what will happen if two waves represented by the equation y1 बराबर a cos 2 pi n t plus x lambda 2 x by lambda 2 और एक इक्वेशन y2 बराबर a cos 2 pi n t minus x by lambda 2। मतलब क्या है, दोनों वेव एक ही है, बस यहाँ प्लस या माइनस दर्शा रहा है कि एक जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ऐसे वेव मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव 25 नंबर सवाल में आइए। देखो कि साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज, फॉल नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बार, जाकर गिरता है कि रिफ्लेक्टिंग बार पर जो टकरा करके उधर से लौट आएगा, रिफ्लेक्टिंग बार। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल एट विच द एयर पार्टिकल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो इससे पहले लैम्डा निकालो, लैम्डा बराबर वेलोसिटी बटा फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम के बटा फ्रीक्वेंसी बटा 660 बराबर 1/2 मीटर। 1/2 क्या आ जाएगा मीटर। तो लिखा होगा कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज, ठीक। फॉल नॉर्मली होने पर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बार, एक रिफ्लेक्टिंग बार पर जाकर टकराया साउंड। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल, बॉल से वो शॉर्टेस्ट दूरी बताइए। एट विच एयर पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड समझिए पहले। साउंड यहाँ गिरा तो यहाँ से हमारा कि साउंड टकराया, फिर यहाँ साउंड निकला, हम इसी वेव की भाषा में समझा रहे हैं आपको। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लिया यहाँ होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आएगा तो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना होता है λ/4, क्योंकि ई होता है λ/2, यहाँ से होता है लैम्डा, यहाँ से होता है लैम्डा, तो यहाँ से होगा λ/2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना पर λ/4 पर, तो λ/4 का मतलब λ/4 का मतलब 1/2 अब बाई 4 बराबर 1/8 पर, फिर लिखा 1/8 मीटर। जब साउंड गिरा टकरा करके लौटा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ होगा देख लीजिए, λ/4 पर होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। 26 नंबर सवाल में there are two sources produce waves of intensity I and 9I। दो सोर्स है, एक इंटेंसिटी I है, एक इंटेंसिटी 9I, I1 I2। Calculate the resultant intensity at a point in the medium where the phase difference between the two waves is 0। phase difference अगर 0 हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए क्या होगा। देखिए मेन तो होता है फॉर्मूला हम लोग का एम्पलीट्यूड वाला क्या कि a² = a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। चूंकि फेज डिफरेंस कितना लिखा हुआ है 0, तो cos 0 का मान तो 1 हो गया, तो a² =
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चूंकि इंटेंसिटी समान पाते हो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो I बराबर के ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो I बराबर के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर I बाई के, टी I1 बाई के, टी I2 बाई के, और 2I1 बाई के का रूट और I2 बाई के का रूट। तो के और दो के यहाँ से भी कैंसिल, तो I बराबर क्या आएगा, I1 मतलब I2 मतलब 9I और प्लस 2 अंडर रूट I इंटू 9I, तो 3I, 3 दूनी 6, 9 6 15 और 1 16I। ये I हुआ, I1 का मान चूंकि I है, अब I2 का मान I नेट समझो इसको, I नेट, नेट इंटेंसिटी रहा पहला इंटेंसिटी, दूसरा इंटेंसिटी 2 अंडर रूट पहला दूसरा का रूट, पहला लेकिन I है दूसरा I2 है, तो मान पुट कर दिए, आगे नहीं चल रहा है। इन द अबव क्वेश्चन, इसी में calculate the resultant intensity at the point in the medium where the phase difference between the two wave is 2 pi। phase difference between two wave is 2 pi, जब phase difference 2 pi बोलो चाहे 0 बोलो, बताइए क्या आंसर आएगा। इसलिए 27 का ए में जो आंसर आएगा, 27 का 1 में ए में लिखा हुआ है, तो फिर आएगा 16I, क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 माना हुआ है, यहाँ 5 बराबर क्या माने हम लोग 0, तो 5 बराबर 0 माना जाए, 5 बराबर 2 पाई, तो इसे में आंसर आएगा 2 पाई पर भी। अब कह रहा है कि नहीं पाई बाई 2 यहाँ मानेंगे तो cos 90 0, तो खाली बचेगा ये दोनों, तो I और 9I 10I, तो दूसरा का आंसर आ जाएगा 10I। और अगला कह रहा है कि 3 पाई बाई 2, जब 3 पाई बाई 2 पुट कीजिएगा, 3 पाई बाई 2 मैंने 3 बार 90, तो 3 बार 90 मतलब 0, 3 90 मतलब cos 3 पाई बाई 2 का मान 0, तो cos 3 बाई 2 का मान 0, तो कहानी खत्म है, तो फिर तो वही देख सकते हैं, ए में 2 पाई, बी में पाई बाई 2, सी में लिखा हुआ पाई, सी में पहले पाई का है, डी में होगा 10I, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पर तो 0 आएगा और 90 पर भी 0 आएगा, 90 या 270 पर cos का मान 0 होता है। अब पाई लिखा है, तो cos 180 -1, तो -1 यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 9 1 10, 10 में से 3 6 चला जाएगा, तो 4I, खाली 5 का वैल्यू चेंज करना है, आंसर आगे चला जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। In a Queen's tube, it is observed that two successive maxima sounded are here when its U tube is moved by 0.4 meter outward. जब 0.4 मीटर उसे बाहर निकाला गया, it is observed that two successive maxima sounds are heard when U tube is moved by 0.4 meter outwards. Calculate the wavelength, frequency of the sound, velocity of sound 340, velocity of sound 340 मीटर पर सेकेंड। वास्तव में क्वींस ट्यूब में क्या होता है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पर
साउंड को डिटेक्ट किया जाता है, सुना जाता है। तो साउंड एक बार इस रास्ते से आता है, एक बार इस रास्ते से आता है। तो मैक्सिमम तब सुनाई दे रहा है, साउंड का स्पीड लिखा हुआ 340 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि मैक्सिमा सुनाई दे, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टू सक्सेसिव मैक्सिमा, दो लगातार मैक्सिमा सुनाई दे रहा है। साउंड्स आर हियर्ड व्हेन इट्स U-tube is moved by 0.4 मीटर आउटवर्ड। इसको U-tube बोलते हैं जिसके अंदर घुसा हुआ है, इसको 0.4 मीटर बाहर किया गया। मान ले पहले यहाँ था 0.4 मीटर, उसको बाहर करेंगे तो पाथ में डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.8 का। इसको 0.4 बाहर करेंगे तो 0.4 इधर पड़ेगा, 0.4 इधर पड़ेगा, तो रास्ता कितना लंबा हो जाएगा उधर से 0.8। तो पाथ डिफरेंस बराबर 0.8, तो पाथ डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा 0.8। तो पाथ डिफरेंस बराबर 0.8 हो गया। हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाथ डिफरेंस 0.8। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि मैक्सिमम सुनाई दे, मैक्सिमम सुनाई देने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा। पाथ डिफरेंस मैक्सिमम सुनाई देने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा। तो मैं यही लैम्डा हो गया 0.8 मीटर। पाथ मैक्सिमम सुनाई देने के लिए पाथ में डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए ना, मैक्सिमम सुनाई देने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि इन किंग्स ट्यूब इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टू सक्सेसिव मैक्सिमा साउंड आर हियर्ड व्हेन इट इज U-tube is moved by 0.4 मीटर आउटवर्ड। माने कि पहले क्या था कहानी कि पहले ये जो ट्यूब होते हैं इस तरह से, ये तो 0.4 मीटर, जब पहले देखो ई रास्ता आई रास्ता दोनों सेम लंबाई का होता है, तो शुरू में तो पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो मैक्सिमम सुनाई देवे करता है। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड ऐसे आता है, साउंड ऐसे आता है, तो पाथ डिफरेंस तो 0 होता है, तो मैक्सिमम सुनाई तो दे ही रहा था। कह रहा 0.4 मीटर उधर के तो फिर मैक्सिमम सुनाई दिया। 0.4 मीटर जब आप उधर करिएगा तो रास्ता कितना लंबा इधर से बढ़ जाएगा, 0.8 ना, 0.4 उधर 0.4 इधर, इसको काउंट नहीं करना है, एकदम बहुत पतला, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं होता U-tube एकदम। तो 0.8 बढ़ गया रास्ता, फिर भी मैक्सिमम सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कोई एक वेवलेंथ के बराबर बढ़ा होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होता है तब सुनाई देता है, फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तब सुनाई देता है मैक्सिमम, फिर 2 लैम्डा होगा तब सुनाई देगा मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो अंतर है 0.8 का वो लैम्डा ही है, तो लैम्डा का मान यहाँ से निकल गया 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। मैक्सिमम कब सुनाई देते हैं, जब पाथ डिफरेंस 0 हो या फिर लैम्डा हो। तो शुरू तो मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम सुनाई दे रहा है क्योंकि ये रास्ता तो सेम रास्ता है, सेम होता है इधर, ये पाथ और ये पाथ का लंबाई सेम है, तो मैक्सिमम सुनाई दिया क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है। जब उसको 0.4 मीटर धर के तो इसमें अंदर घुसा हुआ थोड़ा सा अच्छा खासा, बाहर निकालेंगे 0.4 मीटर, ऐसा कि बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ रहता है, तो 0.4 मीटर उधर निकलेगा तो रास्ता तो बढ़ जाएगा 0.8 मीटर, फिर भी मैक्सिमम सुनाई दे रहा है। लेकिन अब तो पाथ डिफरेंस 0.8 आ रहा है, इसका मतलब भी लैम्डा के बराबर है, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा ही होगा, अगला बार तो मैक्सिमम सुनाई देगा, तो लैम्डा निकल गया यहाँ से। और जब वेलोसिटी निकल गया लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर, बोले कि फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी बाई लैम्डा, तो वेलोसिटी बाई लैम्डा बराबर 3400/8, 832 कुछ ऐसा कुछ आ जाए, 425 आ रहा है साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, if the outer tube of a King's tube is moved through 0.2 meter outward, then from one maxima to the next maxima sound position is reached। एक मैक्सिमा से दूसरा मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर वही बात, लैम्डा बराबर 0.4 मीटर, 0.2 मीटर उधर खिसकाएंगे ट्यूब को तो पाथ में अंतर 0.4 का आ जाएगा,
तो फिर मैक्सिमा से मैक्सिमम सुनाई दिया, इसका मतलब पाथ में डिफरेंस लेमडा बढ़ गया, तो लेमडा निकल गया आउटवर्ड। करा कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फिर से वही निकालना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी दिया हुआ 380, तो लैम्डा तो निकल गया 0.4 मीटर, बाकी बचा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा, तो 3800/4, 7 चौका 28, 9 चौका 36, 950 के आसपास साइकिल पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 30। Correct, two waves are traveling along the same line in the same direction. If their amplitude are respectively 3 और 4, then calculate the amplitude and intensity at the points where phase difference is pi/2. एक एम्पलीट्यूड 3, एक एम्पलीट्यूड 4, फेज डिफरेंस pi/2, तो इसका मतलब आंसर बराबर 3 और 4 का 5। अब लिखा रखा है डिफरेंस 0, तो आंसर बराबर 4 3 7। ये तो समझो कि वेक्टर का जोड़ है कि 3 और 4 का जोड़ो 90 डिग्री पर तो 5 आएगा, 3 और 4 का जोड़ो 0 डिग्री पर तो 7 आएगा। ऐसे तो होता है वेव। वेव किसे जोड़ते हैं? फेज में। वेव चलते हैं फेज में, फिर किसे जोड़ते हैं? वेक्टर की तरह से। 30 31 If the intensity ratio of two interfering source is 16:1, I1 बराबर 16 I2 बराबर I, then calculate the ratio of their amplitude, ratio of intensity between maximum and maximum interference। पहले निकालना रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, तो I1 बराबर k A1 स्क्वायर बराबर 16 और k A2 स्क्वायर बराबर I, तो k A1 स्क्वायर बटा k A2 स्क्वायर बराबर 16, A1 बटा A2 बराबर 4। अब निकालना कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले कितना होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया 4:5, A1 बटा A2 4:1, इसका मतलब A1 बराबर 4A, तो A2 बराबर A, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर 5A और मिनिमम इंटेंसिटी बराबर 3A। तो ये एम्पलीट्यूड बराबर मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अब बटा मिनिमम इंटेंसिटी बराबर स्क्वायर कर देंगे 25/9। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31। लास्ट सवाल 32। A man in a large room receives direct sound wave from a source 120 मीटर away from him। 120 मीटर की दूरी पर से एक डायरेक्ट साउंड उसके पास आया। He also receives waves from the same source which reaches on being reflected from the 25 meter high ceiling at a point midway between them। ये सीलिंग है, यहाँ आदमी है, यहाँ पर साउंड क्रिएट हो रहा है, यहाँ से यहाँ साउंड आने में कितना दूरी तय किया? 120 मीटर। आए वो साउंड ऐसे आया, ये 25 मीटर ऊपर है, 25 मीटर वाले छत से टकरा करके साउंड ऐसे हाई सीलिंग मिड पॉइंट बिटवीन द 120 और ये 25, तो कितना हो गया? ये हो गया 120, तो 60 हुआ इधर, पूरे 120 पे 60 मीटर हुआ इधर, इधर हुआ 60, तो 60 और 25 कितना होगा? 60 का स्क्वायर 3600, 25 का 625 का रूट, तो 4225, 4225 किसका आ जाएगा? 65। तो 65 मीटर इधर और 65 मीटर इधर, तो 65 दूनी 130, 130 मीटर तय किया इस रास्ता से, 120 मीटर इस रास्ता से, तो पाथ डिफरेंस 10 मीटर। सवाल क्या है? फाइंड द वेवलेंथ फॉर व्हिच these two sound waves interfere constructively। Find the wavelength for which these two sound waves interfere constructively।
कंस्ट्रक्टिवली, मैंने जब ये दोनों साउंड, यहाँ से साउंड आया वहाँ साउंड आया, दोनों जब यहाँ मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब पैदा होता है? जब पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा। तो या तो पाथ डिफरेंस कितना है 10 मीटर, इसका मतलब लैम्डा बराबर 10 मीटर, लैम्डा बराबर 10 मीटर। तो 10 ही मीटर खाली नहीं हो सकता, वही बताया गया कि 10/2 भी हो सकता है, 10/3 भी हो सकता है। 10 मीटर का एक लैम्डा है, मान लिया जाए कि 10 मीटर में 2 लैम्डा है, तो भी बात बन जाएगा। लैम्डा बराबर 5 मीटर भी हो सकते हैं, लैम्डा बराबर 10 मीटर हो सकते हैं, लैम्डा बराबर 5 मीटर होगा। अगर लैम्डा बराबर 5 मीटर होगा तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा के बराबर होगा। 2 लैम्डा भी तो सही है, इधर ही समझो। पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा, n लैम्डा, लैम्डा बराबर बोलो 10/n। अब 10/n मीटर बोलो, चाहे 10/2 मीटर बोलो, चाहे 10/3 मीटर बोलो, लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है। इसमें से कोई भी लैम्डा का मान रहेगा 10/1, 10/2, 10/3, तो यहाँ पर जो साउंड मिलेगा दोनों सेम फेज में मिलेंगे और मैक्सिमा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32, चैप्टर नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ऑर्गन पाइप।